राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार को समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि मिट्टियां बनती कैसे हैं। मिट्टियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी चीजें सामान्य रूप से देखें तो मिट्टी के अंतर्गत क्या होता है। मिट्टी के अंदर चट्टान का चूर्ण होता है, यानी छोटे छोटे से चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े, वो जब उसका इरोजन होता है और इरोजन होने के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी के, तो केवल चट्टान के चूर्ण नहीं होते हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं यानी कुछ मिनरल्स भी होते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें मिट्टी के अंतर्गत जल होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म यानी जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर एक मिट्टी की संरचना को निर्धारित करते हैं। अब मिट्टी की बात करते हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के खनिज तत्व को हम इस प्रकार से देखें कि खनिज तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो कुछ मिट्टियां जो मिलेगी उसके अंतर्गत हम कहेंगे कि नाइट्रोजन अधिक है, कुछ में के अंतर्गत हम कहेंगे फास्फेट अधिक है, कुछ ऐसी होगी जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कैल्शियम अधिक है। तो अलग अलग जो सॉइल्स होगी उस अलग अलग सॉइल्स में जो खनिज तत्व है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान के अगर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को देखें तो उस स्ट्रक्चर्स को देखकर हमें कुछ मिट्टियों के बारे में एक आसान से ही पता चल जाता है, बिना पढ़े पता चल जाता है। उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। देखिएगा जैसे कि हमने कहा कि राजस्थान का हम इस प्रकार से एक मैप बना लेते हैं कि राजस्थान का मैप। अब राजस्थान के मैप में हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये है अरावली, ठीक है। मेजर सॉइल सिस्टम यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ का हिस्सा मैंने यहाँ पर लिख दिया हाड़ौती रीजन। ये रीजन जो है जिसे हम पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन कहते हैं, मैदान है। और यहाँ पर है हमारा रेतीला मरुस्थल, ठीक है। डेजर्ट है तो रेत कैसी मिलेगी, यहाँ पर सैंडी यानी आपको बालू मिट्टी वाली मृदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम इस क्षेत्र की बात करें मैदान की, अब मैदान जो है उसके अंतर्गत जो मिट्टी मिलती है वह कहलाती है हमारी जलोढ़ मृदा, यानी यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलेगी। रीजन क्या है कि अरावली रीजन से जितनी भी जो नदियां आ रही हैं या फिर यहाँ एमपी से जो रिवर्स आ रही है उनके डिपोजिट से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो डिपोजिशन से हुआ है नदियों के, तो वहां पर आपको एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलेगी। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती का ज्यादातर जो भाग है वो दक्कन के पठार से मिला हुआ था, यानी दक्षिणी पठार से मिला हुआ है। और पठार से मिला हुआ है इसका मतलब पठार या प्लेट्यूज जो होता है वो बनता है किससे, वह बनते हैं लावा से। तो लावा मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर आपको काली मृदा देखने को मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अरावली का क्षेत्र है वहां पर आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको बालू मृदा देखने को मिलेगी। रीजन क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार का जो फिजिकल फीचर्स जो पाए जाते हैं उसके बिहाव पे यहाँ पर इस प्रकार की सॉइल्स देखने को मिलती है। अब इसके अलावा उसका कलर, अब कलर जो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम कहें कि रेड कलर है तो अगर मिट्टी का रेड कलर है तो इसका अर्थ हो गया कि वहां पर जो है जो रेड तत्व के जो तत्व है, जैसे कि हम बात करेंगे कि जो रेड तत्व जो होता है यानी रेड कलर जो आता है वो किस प्रकार से आता है, तो उसके अंतर्गत कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जो उसके अंतर्गत रेड कलर को बनाते हैं। तो इस प्रकार से रेड है या येलो है या फिर कोई दूसरी प्रकार की विशेषता है, तो ये कुछ सब डिविजन हम उसके बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर राजस्थान के अंदर का आपको 4 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है केवल 4 मिट्टियों के आधार पर नहीं होता है, मिट्टियों के कई प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसमें बताई। अब पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी के आधार पर, यानी उसकी जो उर्वरकता है उसके आधार पर किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जैसे कि हमने सबसे पहली जो मृदा का जो प्रकार देखा है वह है रेतीली, अबरेली या बलुई। अब बलुई कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो हम साधारण तौर पर हम कह सकते हैं एकदम कि जो डेजर्ट होंगे वहां पर आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी जो मरुस्थल है उन मरुस्थल के अंतर्गत
जो डेजर्ट्स है वहां पर सैंडी सॉइल्स देखने को मिलेगी। फिर है लाल लोमी, लाल दोमट मिट्टी, इसको भी पढ़ेंगे। रेड सॉइल कहाँ पर देखने को मिली। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी को एक लोकल नेम से रैगूर भी कहा करते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, जो प्लेट्यू रीजन है, वहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। दोमट कछारी, ठीक है, या जलोढ़ या कांप मृदा कहां पर मिलेगी, जहां पर रिवर्स मिलेगी या रिवर्स का जो डिपॉजिट होगा वहां पर इस प्रकार की मिट्टी मिलेगी। तो ईस्टर्न जो प्लेन है वहां पर आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से भूरी दोमट, ठीक है, और पीली मिट्टी, ये कलर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूरी बलुई मिट्टी, ब्राउन सैंडी सॉइल्स जो है वो कहां पर किस प्रकार से बनती है। क्षारीय और लवणीय मिट्टी की बात करते हैं। क्षारीय यानी जो अल्कलाइन है, सलाइन मिट्टी की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपको राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जालोर एवं बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है। लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है यानी वहां पर खारी मिट्टी या फिर वहां पर अम्लीय प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम लोकेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले भूरी और रेतीली और कछारी मिट्टी। भूरी, रेतीली और कछारी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या नदी बहती। कछारी का अर्थ होता है एलुविल्स, ठीक है। एलुविल्स जो सॉइल है, एलुविल सॉइल्स का अर्थ होता है ये है हमारी जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा कहाँ रहती है, जहां पर आपको नदी देखने को मिलती है। और ये जो रीजन है गग्गर नदी का क्षेत्र है, या यहाँ पर प्राचीन जो सरस्वती नदी है वो सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी, सरस्वती नदी। लेकिन अभी यहाँ पर जो उसका अवशेष है गग्गर नदी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेत और रेत के अंदर कुछ एलुविल सॉइल्स के निक्षेप देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा जो येलो कलर के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, पूरा रीजन जो है वहां पर आपको रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है, सैंडी सॉइल्स देखने को मिलेगी। भूरी और रेतीली मिट्टी, भूरी और रेतीली मिट्टी ये वह रीजन है जो अरावली के, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सीकर और झुंझुनू का, यानी यहाँ पर क्या है, शेखावटी का क्षेत्र है, शेखावटी का क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू। फिर है आपके नागौर का क्षेत्र, वहां पर आपको इस प्रकार की पाली का जो हिस्सा बाड़मेर से और जालोर से लगता है उस रीजन में आपको, यानी ये बाकी का जो हिस्सा आता है वो तो आपके अरावली के पास लगता है। ये जो रीजन है पाली का, जो आपके बाड़मेर, जोधपुर और जालोर के साथ लगता है, वहां पर पाली में भूरी रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। जालोर का ये हिस्सा जो गुजरात के साथ लगता है, गुजरात से लगता है, यानी कहा जाता है कि पहले हो सकता है कि लवणीय यानी खारी मिट्टी है तो गुजरात के अंतर्गत जो कच्छ रीजन है उस कच्छ रीजन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके कारण इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, तो ये आपके रिवर्स का रीजन है तो इसलिए यहाँ पर कछारी या एलुविल सॉइल्स देखने को मिलती है। मध्यम काली, तो ये आपके काली का नदी का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर दक्षिण का जो पठार है, दक्कन प्लेट्यू है, वो इससे लगा हुआ है। इसके अलावा मिश्रित लाल लाल लोमी मिट्टी जो है, जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत रेड सॉइल्स इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार की सॉइल राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलती है, काफी अलग प्रकार की और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर सॉइल की जो वैरायटी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम रेतीली मिट्टी की बात करते हैं। सभी जानते हैं जो आपके ड्यून्स पर इस प्रकार की रेत देखने को मिलती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस बलुई मिट्टी का जो क्षेत्र है वह राजस्थान के पश्चिमी, जो वेस्टर्न राजस्थान है उसके जिलों के अंतर्गत माना जाता है। लगभग 12 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन मुख्य रूप से इस प्रकार की जो मिट्टी है आपको जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू के अंतर्गत आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। क्या विशेषता होती है, तो रेतीली मिट्टी या जो बलुई मिट्टी जो सैंडी सॉइल्स होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम यानी चूने की मात्रा अधिक होती है, चूने की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है यानी उसकी जो उत्पादकता है वह कम होती है, यानी फर्टिलिटी कम होती है। इसका मतलब इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन वर्क करना है तो यहाँ पर आपको इसको विभिन्न जो पेस्टिसाइड्स का भी यूज करना पड़ेगा, तथा उसके साथ साथ भी यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक है उन उर्वरकों का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। इस मिट्टी के अंतर्गत जीवाश्म एवं नाइट्रोजन का अभाव, नाइट्रोजन का अभाव हमने देखा, नाइट्रोजन का सोर्स जीव। अब जीवाश्म का अर्थ होता है फॉसिल।
फॉसिल्स क्यों पाए जाते हैं, सीधा सा संबंध कहा जा सकता है कि देखिएगा डेजर्ट है तो डेजर्ट है, इट मींस यहाँ पर डेजर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम है। अब रेनफॉल कम है इसका मतलब होगा कि यहाँ पर आपको वनस्पति यानी वेजिटेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। वनस्पति कम है तो इस पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे। अब जीव और वनस्पति के डीकम्पोजिशन जब होता है, डीकम्पोजिशन होता है, उससे यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जीवाश्म मिलते हैं, यानी इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो मिट्टी के अंतर्गत उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस कारण ये जीवाश्म कम होंगे, यानी मिट्टी और वनस्पति के पेड़ों की पत्तियां वगैरह जो होगी वो कम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ह्यूमस या जो जीवाश्म जो होता है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस प्रदेश में गर्मी काफी अधिक पड़ती है और बारिश की मात्रा काफी कम होती है, इस कारण इसको आपको इस प्रकार की मिट्टी का ये विशेषताएं देखने को मिलेगी। फिर भी इस मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन सी जो क्रॉप्स है आसानी से लगाई जा सकती हैं, तो मुख्य रूप से खरीफ की फसल लगाई जाती है। अब खरीफ का उदाहरण आता है, देखिएगा 3 प्रकार की फसलें होती हैं, एक तो होता है रबी, एक होता है खरीफ और एक होता है जायद। ये 3 जो होती हैं, रबी से याद रखिएगा ये सर्दियों के मौसम के अंतर्गत होती है, खरीफ जो होती है वह बारिश या गर्मी के समय इसको बोया जाता है, जायद जो होती है वो मिड की यानी ये मध्यम प्रकार की होती है, यानी जहां पर बसंत काल होता है उस बसंत काल में इस जायद की फसल को बोया जाता है। तो खरीफ की फसल की बात करते हैं तो डेजर्ट के अंतर्गत आपको इरिगेशन की सुविधाएं इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए बेसिकली जितनी भी जो क्रॉप्स है वो डिपेंड रहती है खरीफ पर, यानी बारिश के समय बोई जाती है। उसके अंतर्गत मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार यानी बार्ले जो होता है उसका यहाँ पर उत्पादन होता है, यानी ये क्रॉप यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है, तो लार्ज स्केल पर लार्ज एरिया कवर करती है, इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है। लवणता और क्षारीयता यानी आपको वहां पर अल्काइन और सलाइनिटी की जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर जिप्सम और चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अब जिप्सम जिसे खड़ी कहता है और चूना पत्थर कहाँ किस प्रकार से डाला जाता है, तो अगर मिट्टी खारी है तो खारी भूमि है यानी सलाइन है तो ऐसी स्थिति में आप जिप्सम का यूज करते हैं, लेकिन अगर वह एल्कलाइन है तो उसके अंतर्गत आप चूने का लाइमस्टोन का जो पाउडर होता है उसका यूज करते हैं। अम्लीय मिट्टी की बात करते हैं तो पीएच स्केल, अब पीएच स्केल की बात करते हैं तो 0 to 14 जो है इसके अंतर्गत इंडिकेशन मार्क होता है। जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो होती है 7 पीएच स्केल पर है, इसका मतलब न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल से इधर चला जाता है यानी बिलो हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय, और जब प्लस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्षारीय। यानी क्षारीय मिट्टी किसे कहेंगे, जिसका पीएच जो स्केल पर मान है वो 7 से प्लस है। तो अम्लीय मिट्टी का जो मान होता है वह 0 से 6.9 होता है, क्योंकि 6.9 के बाद 7 होता है, 7 तो न्यूट्रल होता है, तो 6.9 तक इसकी जो वैल्यू होती है तो इसमें चूना पत्थर का यूज करते हैं, इसकी जो अम्लता है उसको कम किया जा सकता है। अगर मिट्टी क्षारीय है यानी 7.1 से लगाकर उसकी वैल्यू अगर 14 तक है तो उसको हम खारी मिट्टी के नाम से जानेंगे। और इस खारी मिट्टी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हम उसकी जो क्षारीयता है उसको कम करने के लिए हम उसकी सलाइनिटी को कम करने के लिए उसके अंतर्गत जिप्सम का प्रयोग करता है। इस मिट्टी में बारिश और सिंचाई की सुविधा होने पर इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। बालू के अंतर्गत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी मिट्टी के अंदर अगर पानी डाल दिया है तो पानी काफी जल्दी सूख जाता है, यानी वो होल्ड करके नहीं रख सकती है। इस कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंचाई यानी वहां पर आपको ड्रिप इरिगेशन भी यूज किया जा सकता है, या फिर स्प्रिंगल जो सिस्टम होते हैं फव्वारों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, यानी उसकी जो ठंड उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बालू का रेत का ढेर लिया और इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, वाटर जो होगा
वो रिलीज हो जाएगा, इस सैंड जो है उसको होल्ड करके नहीं रखेगी। तो ऐसी जो विशेषता होती है इसके अंदर पाई जाती है। तो वाटर होल्ड नहीं रख पाएगी तो पेड़ों की जो जड़ें हैं उसके अंदर का पानी जो है लंबे समय तक नहीं रखेगा। तो इसके अंदर बड़े बड़े छिद्र होते हैं और काफी बड़े बड़े दाने होते हैं, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जल सोखने की जो क्षमता होती है वह सोखने की क्षमता तो ज्यादा है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, वह रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार की विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। सोडियम क्लोराइड की जो समस्या है काफी अधिक देखने को मिलती है। जिले की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, नागौर और यहाँ पर आपको लवणीयता मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है। ये इसी कारण जो भूमि है वेस्टलैंड के अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा तब्दील हो जाती है और इसका जो परसेंटेज है आपको पाली जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी पाली जिले के अंतर्गत बंजर भूमि का अर्थ होता है कि वो कल्टीवेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर वहां पर कल्टीवेशन वर्क नहीं किया जा सकता है, वो वेस्टलैंड है। तो इस प्रकार की बंजर भूमि राजस्थान के पाली जिले में अधिक मिलती है। मूंग, मोठ, बाजरा जो है इसके अंतर्गत बोया जा सकता है। दूसरी जो मिट्टी है जिसे हम बलुई या रेतीली कहते हैं, इसके लिए यूएसडे एक वर्क जो नाम यूज किया जाता है, इसको एरिडोसॉल कहा जाता है। जो एरिड रीजन में होती है वो एरिडोसॉल होता है। इसे बालू भी कहा जाता है, रेतीली, लवणीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इस प्रकार की जो मिट्टी है अक्सर वेस्टर्न जो राजस्थान है और जो बाउंड्री से लगे हुए जो ड्राई रीजन्स है वहां पर आपको जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के अंतर्गत देखने को मिलती है। इन मिट्टियों को हम एरिडोसॉल्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों का अंश बहुत कम देखने को मिलता है इसके अंतर्गत, यानी मोटे कण होते हैं, इसलिए पानी जैसे डालते हैं तो जो पानी है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। यानी बारिश होने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि बारिश हुई है, इतना पानी वो सोख लेती है। तो इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है, यानी चूने की मात्रा अधिक होती है। इस कारण इस मिट्टी में मूंग, मोठ, बाजरा जैसी खरीफ की फसलें जो बारिश के समय उगाई जाती है उसी को उगाया जाता है। लगभग राजस्थान के 12 जिलों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाल लोमी दिखने में कैसी होती है, जैसे कि आप रेड कलर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मिट्टी है राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जिलों के अंतर्गत आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। क्या विशेषता होती है? आयरन यानी लोह तत्व की अधिकता होती है। लोह तत्व यानी आपको इसके अंदर लोह तत्व की अधिकता होने के कारण ही इसका कलर जो है वो लाल दिखाई देता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इसकी भी कमी हो जाती है। देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की जो कमी है, कैल्शियम का तो ज्यादा रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन को की पूर्ति के लिए हम हमेशा खेतों के अंतर्गत यूरिया का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस की कमी के लिए हम DAP का यूज करते हैं या हम सल्फर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सल्फर, पोटास का देकर हम उसकी मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो ये विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, यानी इसके अंदर अगर आप पानी डाल दीजिए तो पानी को सोख लेगी और हल्के से उसको पानी को बाहर नहीं निकलने देगी, यानी वो मिट्टी उसको चिपचिपी रहती है और लगातार उस पानी को होल्ड रखती है। इस प्रकार की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हैं? तो गन्ना, मक्का, चावल, ये जो मिट्टी है वाटर होल्डिंग, यानी जिसको वाटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है, ज्यादा नीडफुल रहते हैं पानी के लिए, उन फसलों को यहाँ पर इसमें उगाया जा सकता है। इसे लाल लोमी कहा जा सकता है, चिकनी या दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है। जहां कहीं पर भी इग्निस रॉक देखने को मिलेगी वहां पर आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि इग्निस रॉक के अंदर ही आयरन आपको देखने को मिलता है और उसका जब इरोजन होगा तो इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा के जो इंटरनल जो पार्ट है वहां पर आपको देखने को मिलती है। लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रेड कलर होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। मक्का सर्वाधिक उगाया जाता है, इसके अलावा मूंगफली, चावल, दालें और अफीम जो है वो उगाई जाती है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन हमें पता है कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है लाल दोमट या लाल लोमी। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है किस प्रकार से होता है देखिएगा, यहाँ पर ये कंकड़ नुमा है। तो ऐसी स्थिति में जब कायांतरित चट्टानें होती, कायांतरित का अर्थ होता है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका जब वेदरिंग होता है उस कारण इस प्रकार की मिट्टी होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है और कणी बहुत बारीक बारीक यहाँ पर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। मिट्टी ज्यादातर आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा
अल्प होती है, बहुत कम मात्रा होती है। लाल रंग का कारण क्या है? तो लोह ऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा पोटाश और लोह तत्व की अधिकता के कारण यहाँ पर मक्के की फसल इसमें उगाई जा सकती है। कुछ इस प्रकार से ये फसल देखते हैं। जैसे भी आप उदयपुर के साइड में जाएंगे या बांसवाड़ा के क्षेत्र में जाएंगे तो इस प्रकार की मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल इस प्रकार से दिखते हैं। तो हाथ में लेंगे तो कुछ इस प्रकार की दिखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो फर्टिलिटी जो रेट होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक क्षमता होती है वह इसी प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे कि कौन कौन सी विशेषता इस मिट्टी की देखने को मिलती है। तो राजस्थान में काली मिट्टी जिसे रैगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर आपको कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र जो दक्कन प्लेट्यू से लगा हुआ है जिसे हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, वहां पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। इसके कण काफी बारीक होते हैं, सर्वाधिक चिकनाई युक्त होती है और इस मिट्टी के अंतर्गत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफी अधिक होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन नमी धारण करने की क्षमता काफी अधिक होती है। इस कारण इसके अंतर्गत काली मिट्टी के अंतर्गत आपको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की फसल काफी अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है। इसके अलावा गन्ना, मूंगफली जैसे फसल के लिए ये उपयोगी होती है। तो ये काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट जो रॉक होती है, जो इग्नियस रॉक होती है, उस रॉक को दो भागों में डिवाइड करते हैं। बेसाल्ट जो ऊपरी तरफ मिलती है और दूसरी होती है ग्रेनाइट। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होगी उनके वेदरिंग और इरोजन के कारण इस प्रकार की मिट्टी डेवलप होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे लावा जो निकलता है वह जमता है, जमने के बाद उसका बेसाल्ट बनता है। बेसाल्ट की वेदरिंग या इरोजन होगा, टूटने के बाद क्या बनेगी? काली मिट्टी बनेगी। तो इस प्रकार से ये आग्नेय चट्टान का ही एक रूप है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने पढ़ा है, लो ऑक्साइड कारण के कारण इसका मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का जो जमाव है मालवा का जो पश्चिमी जो विस्तार है, यानी जो एमपी का जो रीजन है, जो वेस्टर्न साइड में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। हाड़ौती का क्षेत्र, इसके अंतर्गत सोयाबीन, मेथी, पीली सरसों, कपास का उत्पादन करते हैं। कपास के कारण इसको काली कपासी भी कहते हैं। दक्षिणी भारत में इसका जो नाम है वह रेगुर कहा जाता है, लेकिन भारत के बाहर इस मिट्टी को चन्नोजम के नाम से कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वह है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अब स्वतः जुताई का अर्थ होता है कि जैसे ही बारिश कम होती है तो इस मिट्टी के अंतर्गत आपको दरारें दिखने को मिलती है। बहुत ज्यादा जैसे गर्मी के समय के अंतर्गत इस मिट्टी के अंदर दरारें आ जाती हैं। तो वो दरारें क्या होती हैं? वह जिस प्रकार से खेत की जुताई करते हैं तो दरारें बिना जुताई के ही बन जाती। फिर जैसे ही बारिश होती है तो इन दरारों के अंदर पानी भर जाता है और वहां पर सिंचाई हो जाती है और वापस वो दरारें वापस बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है स्वतः जुताई मिट्टी की कारण इस प्रकार की जो स्थिति पाई जाती है। तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। कण काफी बारीक होते हैं, नमी धारण करने की उच्च क्षमता, कैल्शियम, पोटास की मात्रा कम होती है। इस कारण यहाँ पर मिट्टी और दूसरी जो कैश क्रॉप्स होती हैं उसके लिए काफी उपयोगी होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड जैविक तत्वों की यहाँ पर भी कभी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोमट या कछारी मिट्टी कहा जाता है, जहां पर भी रिवर्स मिलेगी उस रिवर्स की जगह पर आप देखिएगा रिवर्स के अंदर आपको इस प्रकार की मिट्टी, महीन सी मिट्टी आपको देखने को मिल ही जाती है। तो जहां पर नदियां जैसे कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार, बनास, बाणगंगा, चंबल, ये कई ऐसी नदियां हैं, घग्गर नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ये काफी उपजाऊ होती है क्योंकि एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मानी जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है क्योंकि जीवाश्म काफी अधिक पाया जाता है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। लेकिन ये रबी और खरीफ की फसल के लिए, दोनों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी रबी के लिए भी उपयुक्त है और खरीफ की फसलों के लिए, यानी सर्दियों में या गर्मियों में कोई भी फसल बोइए सबके लिए उपयोगी है। सरसों, गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू जैसे फसलें उगाई जाती हैं। मिट्टियों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है और विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों के अंतर्गत इस प्रकार के एलुवियल सॉइल्स को माना जाता है। कुछ और विशेषताएं, तो राजस्थान का धौलपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की मात्रा कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अधिक होने के कारण ये काफी उपजाऊ होती है। गेहूं, कपास, चावल, तंबाकू इसके अंदर उगाया जाता है। तो इस प्रकार की ये मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। भूरी और दोमट, यानी देखिएगा भूरी किस प्रकार की है, तो कुछ ब्राउनिश कलर इसको देखने को मिलता है या इसको पीली मिट्टी भी
हम कह सकते हैं। तो ये मध्य और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्या विशेषता है? तो बनास नदी की जो बेसिन की जो मिट्टी है उससे इसका निर्माण हुआ है। तो इस बनास नदी के बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मूंगफली की फसल बहुत ज्यादा उगाई जाती है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो भूरी धूसर जो रेगिस्तानी रूप में पाई जाती है यानी सैंडी टाइप में होती है, और भूरी दोमट जिसकी कह सकते हैं कि हम इस प्रकार से चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। जब अरावली के पश्चिमी के बात करें, अरावली का जो वेस्टर्न जो पार्ट है यानी जो रेगिस्तान की तरफ का जो हिस्सा है, वहां पर आपको रेतीली यानी लूनी बेसिन के अंतर्गत आपको इस प्रकार की भूरी दोमट मिट्टी यानी पाली के अंतर्गत आपको इसी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भूरी दोमट जो मिट्टी है वह बनास बेसिन के अंतर्गत मिलती है। तो बनास और बनास नदी का जो फ्लो होता है उस रीजन में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर के दक्षिणी भागों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। जैविक अंश कुछ मात्रा में पाया जाता है क्योंकि बनास नदी की नदियों के द्वारा पहाड़ों से जब इस प्रकार की मिट्टी लाकर मैदानों में बिछा दी जाती है। ज्वार और दालें इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है भूरी और बलुई मिट्टी। तो ये जो अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी राजस्थान का जो बांगड़ क्षेत्र है, उस राजस्थान के बांगड़ क्षेत्र में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। सेमी ड्राई रीजन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपका पाली, नागौर, जोधपुर, शेखावटी, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका विस्तार की बात करें तो अरावली की पश्चिम में जालोर, बाड़मेर, सिवाना, समदड़ी, पचपदरा, पाली, डेगाना पर्वत सड़क जो नागौर के हैं, सिक्कर में लूनी नदी का जो कह सकते हैं सिक्कर में तथा लूनी नदी के बेसिन के अंतर्गत आपको इस प्रकार का मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। मूंग, मोट की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। फास्फोरस अधिक होता है और इसे धूसर रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अरंडी यानी कैस्टर ऑयल जो कहा जाता है, तिल, सरसों, जीरा की खेती की जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की इसके अंतर्गत कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्षारीय मिट्टी। तो क्षारीय मिट्टी कुछ इस प्रकार की होती है, देखिएगा यहाँ पर व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा सारी होती है तो इस प्रकार के स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो मिट्टी होती है आपको 33 सागर के अवशेष वाले यानी जहां जहां पर 33 सागर के कुछ अवशेष है वहां पर इस प्रकार की खारी मिट्टी की झील वाले वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलती है। जालोर और बाड़मेर जो जिले हैं, यहाँ पर लवणीय और सारी तत्वों की अधिकता होने के कारण मिट्टी अनुपजाऊ है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो ये मिट्टियां हो गई। इसके अलावा मिट्टियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया जाता है। एरिडोसॉल, एरिडोसॉल जो एरिड रीजन के अंतर्गत होती है, ये याद रखिएगा। एरिडोसॉल का अर्थ होता है वह मिट्टी जो शुष्क जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत देखने को मिलती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर के क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। एल्फीसोल्स की बात करते हैं तो एल्फीसोल्स जो है देखिएगा, एल्फीसोल्स किस प्रकार की मिट्टी है? तो एल्फीसोल्स जो है भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वो सारे क्षेत्र हैं, कोटा बारा, ये जहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि वहां पर आपको जलोढ़ मृदा के जो क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। एंटीसोल्स की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जगहों में यहाँ आपको पीली या भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। इंसेप्टिसॉल जो आपका पाली का जो क्षेत्र है या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर आपको इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट है आपका वर्टिसॉल्स, ये आपकी काली मिट्टी के समान ही वर्टिसॉल्स कहलाती है। तो इसके अंतर्गत आपको क्ले अधिक देखने को मिलेगी, इसका रंग काला होता है। वर्टिसॉल्स की बात करें तो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान की प्रमुख जो मिट्टियां हैं वो आपके कंप्लीट होती हैं।